मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अध्याय कणों का निकाय तथा घूर्णन गति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे और इसमें सर्वप्रथम जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको किसी दृढ़ पिंड के बारे में बताया था और साथ साथ घूर्णन तथा स्थानांतरीय गति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। उसी कड़ी में आज हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान सकेंद्रित माना जाता है। निकाय पर आरोपित समस्त बाह्य बल उसके द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित होते से प्रतीत होते हैं। आप ये जान लें कि किसी भी निकाय की गति को उसके द्रव्यमान केंद्र की गति से समझा जा सकता है। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में जानें और इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई दो कणों का निकाय है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। दो कणों का निकाय, सर्वप्रथम हम ये मान लेते हैं कि जो दो कण मिल करके निकाय की संरचना कर रहे हैं उनकी स्थितियों को मिलाने वाली रेखा यक्ष अक्ष के अनुदिश है। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक निकाय है जो दो कणों से मिल करके बना हुआ है। उसके द्रव्यमान क्रमशः यम1 तथा यम2 हैं और इन कणों का कार्तीय निर्देशांक तंत्र में मूल बिंदु से यक्ष अक्ष पर स्थिति क्रमशः यक्ष1 तथा यक्ष2 है। हम यह मान रहे हैं कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु C पर है और द्रव्यमान केंद्र की यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु से स्थिति कैपिटल यक्स के बराबर है। तो यक्स का सूत्र होगा यक्स बराबर यम1 x1 प्लस m2 x2 अपान यम1 प्लस यम2। तो यक्ष अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम इस सूत्र से प्राप्त करते हैं। अब यदि दो कणों के बजाय यही n कणों का निकाय होता तो इस सूत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता कि x बराबर यम1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 यम n xn अपान यम1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 यम n। सभी कणों के द्रव्यमानों को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान मिल जाता है और इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा यक्स बराबर समेशन यम आई एक्स आई अपान समेशन यम आई। समेशन इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर समेशन यम आई क्या है, यह बराबर है यम के और इसे हम मान रहे हैं कि यह संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है। यह संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है। तो इस सूत्र को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः यक्स बराबर समेशन यम आई एक्स आई अपान कैपिटल यम के। यह तो बात तब की गई थी जब निकाय किसी रेखीय स्थिति में है और वह यक्ष अक्ष के अनुदिश स्थित है। अब यदि यह निकाय
किसी समतल में स्थित है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का y निर्देशांक भी हमें बताना होगा। हम पहले ही x निर्देशांक निकाल चुके हैं, तो इसी प्रकार से समतल में यदि वह निकाय स्थित है तो उस द्रव्यमान केंद्र का y निर्देशांक हो जाएगा y बराबर समेशन यम आई वाई आई अपॉन कैपिटल एम के। और यदि यही निकाय किसी अंतरिक्ष में स्थित है तो उस स्थिति में x, y तथा z तीनों निर्देशांकों को हमें बताना होगा उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए। तो उस स्थिति में जो z अक्ष के अनुदिश निर्देशांक होगा द्रव्यमान केंद्र का, z बराबर हो जाएगा समेशन यम आई जेड आई अपॉन कैपिटल एम के। तो इस प्रकार से हम किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर हम स्थिति सदिश की अवधारणा के साथ चलते हैं तो इन तीनों समीकरणों के एकल समीकरण को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर समेशन यम आई वेक्टर आर आई अपॉन कैपिटल एम के। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर आर बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। यह द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर है। क्या है यह? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर है तथा वेक्टर आर आई यह बराबर होगा एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। यह आयवे कण के स्थित वेक्टर को प्रदर्शित करता है। और आप जानते हैं कि यम क्या है? यम बराबर है समेशन यम के। यह संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि निकाय किसी दृढ़ पिंड के रूप में है तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान केंद्र हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। दृढ़ पिंड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा किया था। दृढ़ पिंड में कणों का वितरण कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें उसके कणों के द्रव्यमान सतत हो जाते हैं और हम उसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल यम इंटीग्रेशन एक्स डी एम के। y बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल यम इंटीग्रेशन y डी एम के। और z बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल यम इंटीग्रेशन z डी एम के। तो इस सूत्र से हम किसी दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए जरा अब हम देखें कि द्रव्यमान केंद्र की गति को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति, आपको सूत्र बताया गया है कि यन कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होती है। इसे हम स्थिति वेक्टर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। वेक्टर आर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर rn अपॉन
निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, तो इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल एम से। अब यदि इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो सूत्र कुछ इस प्रकार से मिलेगा, अथवा डी वेक्टर आर बाई डी टी ये बराबर हो जाएगा 1/m, बाहर हो गया, इसको आप लिख सकते हैं m1 डी r1 बाई डी टी प्लस m2 डी r2 बाई डी टी प्लस डॉट 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 mn डी वेक्टर rn अपॉन डी टी। इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अथवा v बराबर 1/m, यहाँ हो गया m1 v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर v। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल V निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग को प्रदर्शित कर रहा है और V1, V2 डॉट 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 Vn क्रमशः पहले, दूसरे तथा इसी प्रकार से nवें कण के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। इस समीकरण को हम मान ले रहे हैं कि यह समीकरण 1 है। अब यदि इसी समीकरण को हम पुनः समय के सापेक्ष अवकलित कर देते हैं तो समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से मिलता है, अथवा d वेक्टर v अपॉन डी टी ये बराबर हो गया 1/m, यहाँ हो जाएगा m1 d वेक्टर v1 अपॉन डी टी प्लस m2 d वेक्टर v2 अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 mn डी वेक्टर vn अपॉन डी टी। और आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, तो अब इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अथवा a बराबर 1/M और यहाँ हो जाता है m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर an के। अब इस समीकरण को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, अथवा m वेक्टर a बराबर m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर a। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल A निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। A1 पहले कण का त्वरण है, A2 दूसरे कण का त्वरण है और इसी प्रकार से AN nवें कण के त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर यदि हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का प्रयोग करते हैं, जो ये कहता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है बल के, तो यह समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अथवा m वेक्टर a बराबर वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस डॉट 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 वेक्टर f1 f2 डॉट 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 fn क्रमशः पहले, दूसरे तथा इसी प्रकार से nवें कण पर लगने वाला बल है। और जब हम सभी इन बलों को जोड़ देते हैं तो हमें समस्त बाह्य बलों का योग प्राप्त हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अथवा m वेक्टर a बराबर f ext। F एक्सटर्नल बाह्य बल, सभी कणों पर लगने वाले बलों को जोड़ दिया तो समस्त बाह्य बलों का योग कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया। जरा सा इस अंतिम सूत्र को आप ध्यान से देखें, क्या कहता है। सभी बाह्य बलों का योग बराबर है किसके? निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के। तो त्वरण कहाँ उत्पन्न हो रहा है? निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर, जैसा कि यह समीकरण कह रहा है।
तो इस समीकरण से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि किसी भी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति कुछ इस प्रकार से होती है कि निकाय के सभी कणों का द्रव्यमान इसी पर संकेंद्रित होता है और निकाय पर कार्यरत समस्त बाह्य बल उसके द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित होते से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से निकाय की गति को उसके द्रव्यमान केंद्र की गति के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं बाह्य बलों की, आंतरिक बल के विषय में यहाँ पर कोई वार्ता नहीं किया गया है। इसे मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जरा देखिए इस उदाहरण को, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है और इस पर मान लीजिए कोई प्रक्षेप इस प्रकार से गति कर रहा है और मार्ग में यह प्रक्षेप विस्फोट कर जाता है। मार्ग में यह प्रक्षेप जो है विस्फोट कर जाता है। तो विस्फोट के पहले और विस्फोट के बाद क्या गति में कोई परिवर्तन होगा? आप ध्यान दीजिएगा, विस्फोट में जो कारण है वो है इस प्रक्षेप के भीतर का आंतरिक बल, और आंतरिक बल का द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जहाँ तक बाह्य बल की बात है तो बाह्य बल गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो बाह्य बल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए पहले भी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार था और विस्फोट के बाद भी इसका पथ परवलयाकार ही बना रहे। तो बाह्य बल में यदि परिवर्तन होगा तभी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति में परिवर्तन होगा, आंतरिक बल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहीं पर जरा सा एक उदाहरण समझने के बाद हम देखें कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को हम कैसे समझ सकते हैं। आप लिखें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। हम ये मान रहे हैं कि कोई n कणों का निकाय है और कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 ... mn है। इन कणों के वेग क्रमशः v1 v2 ... vn है। वेग को हम वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं और इन कणों का रेखीय संवेग क्रमशः p1 p2 ... pn है। तो संपूर्ण निकाय का कुल रेखीय संवेग कितना होगा, इस पर यदि हम बात करें तो यह हो जाएगा वेक्टर p बराबर वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस ... वेक्टर pn के। और आप जानते हैं कि रेखीय संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसको हम लिख सकते हैं अथवा वेक्टर p बराबर m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस ... mn वेक्टर। अब यदि आप समीकरण 1 का अवलोकन करें, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, तो इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा वेक्टर p बराबर m वेक्टर v के। वेक्टर p बराबर m वेक्टर v के, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस समीकरण को यदि हम समय के सापेक्ष अवकलित कर दें तो हमें यह समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा अथवा d/dt वेक्टर p बराबर हो गया, ये हमको बार कर लिया, d वेक्टर v अपॉन dt के। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो अथवा d वेक्टर p/dt ये बराबर हो गया m वेक्टर a। वेक्टर a द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है जिसे हम a से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप देखें कि इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा dp/dt बराबर f(ext). अभी थोड़ी देर पहले हमने इस समीकरण को परिभाषित किया था कि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान यदि गुणा हो जा रहा है
उसके द्रव्यमान केंद्र के त्वरण से, तो क्या प्राप्त हो जा रहा है? समस्त बाह्य बलों का योग प्राप्त हो जा रहा है। अब यहाँ पर यदि हम लिख दें, यदि F(E(x(t) बराबर 0 के है तो इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो d/dt वेक्टर P बराबर हो गया किसके? 0 के। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अथवा dP बराबर 0, अर्थात रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना है? 0 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अथवा P बराबर नियत। तो P बराबर क्या मिल गया? कांस्टेंट मिल गया। कब? जब F एक्सटर्नल बराबर है किसके? 0 के। यह समीकरण यह दर्शाता है कि यदि किसी निकाय पर आरोपित समस्त बाह्य बलों का योग 0 है तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से हम किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे आज के इस लेक्चर की बातों को आप आत्मसात कर पाए होंगे। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको आप लोग समझ पाए होंगे। अब इस तथ्य के आधार पर, इस जानकारी के आधार पर आगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लंबवत और समांतर अक्षों का प्रमेय क्या होता है। तो इतनी चीज़ें आप देख लें और मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि नोट्स भी आप बनाते रहें मेरे लेक्चरों के साथ साथ, क्योंकि नोट्स भी आपके परीक्षा का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो आप इन नोट्स को तैयार कर लें। शेष हम अगले लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।